साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। जो बात मैं आज के लॉ लेक्चर सीरीज़ में करूँगा वो बात काफ़ी गंभीर है और काफ़ी सुलझी में भी है। और डिवोर्स केस या साधारण के मुकदमे में हमें क्या करना चाहिए, हमारी वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी हद तक भी मैंने इस वीडियो में कंटेंट्स को इंकॉर्पोरेट किया है। साथियों, पति और पत्नी का रिश्ता जो है एक पवित्र रिश्ता है। जब भी इसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे तो उसके दो कॉन्सिक्वेंटल देखने को मिलेंगे। या तो पत्नी जो है लंबे टाइम तक पीयर जाके बैठी है, वो कोई अटैक नहीं कर रही है और आप भी कोई अटैक नहीं कर रहे हो और दोनों ही शांति से बैठे हैं। और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि पत्नी ने जाते ही हमला शुरू कर दिया, 498 है डोमेस्टिक वायलेंस या 125 CRPC, और आप वकील की मार्फत सेक्शन 9 या सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट को प्लान कर रहे हैं। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इन मुसीबतों के लिए हम तैयार कैसे रहें, इसके क्या कानूनी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जिसको मैंने खुल के डिस्कस किया है आज के वीडियो में। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। अगर समस्या है तो उसका समाधान होगा, और समस्या नहीं है तो भविष्य में ऐसी समस्या आने की कोई भी स्थिति जो है नहीं रहेगी। चीज़ें हैं सिंपल, पर समझनी भी पड़ेगी। नहीं समझेंगे तो हमें वहाँ पर दिक्कत भी आएगी। साथियों, एक बात जो है आपको नोट करते हुए चलनी है कि पति और पत्नी के बीच डिस्प्यूट है और पत्नी जो है अनप्लान्ड है, मीन्स उसका कोई भी इरादा आपको लूटने का नहीं है। और डिस्प्यूट ऐसे हैं जिसे रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसे तुरंत रिजॉल्व कीजिए, ताकि बातें जब आपके ससुराल तक पहुंचती है या लड़की के पियर तक पहुंचती है और उसमें से कुछ बदमाश किस्म के लोग बातों को और बढ़ा देते हैं या बातों में कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल देते हैं जिससे लड़की का माइंड सस्पेक्टेड हो जाए, तो वहाँ पर घर बसने की स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है। और ऐसी स्थिति आपकी तरफ से भी हो सकती है। जो भी झगड़े पति और पत्नी के बीच कमरे में हुए हैं वो कमरे तक सुलझ जाए तो वेल एंड गुड। वो नहीं सुलझते हैं और झगड़े पहुँचते हैं पेरेंट्स तक, तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें लड़की पे आरोप होगा और कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें आप पे आरोप होगा। अगर उसके बावजूद भी सुलझनामा नहीं होता है, रिफ्ट्स बढ़ते जाते हैं, तो इस बात की पूर्णतः गारंटी की लड़की जो है पीयर जाके बैठ जाएगी। फिर आप जाओगे, समझाओगे, हो सकता है वो मान जाए, हो सकता है वो नहीं माने, और अल्टीमेटली बात तलाक तक भी पहुंच सकती है। तो कहने की बात है कि अगर मामले सॉल्व हो सके तो उन्हें सॉल्व करें। मामले सॉल्व नहीं होते या लड़की मोटिवेटेड है कि उसने सिर्फ और सिर्फ शादी आपको लूटने के लिए या पैसा खींचने के लिए करी, तो वहाँ पर क्या करें। तो सबसे पहले वो कवर अप करेगी आपकी असेस्ट को या आपके पैसों को। दूसरी बात, वो ये कोशिश करेगी कि आप अपने पेरेंट्स से अलग हो जाओ। तीसरी बात, वो आपके पेरेंट्स से या जो आपके अन्य घर वाले हैं उनसे रूड बिहेवियर करेगी, आपके ऊपर फेक केसेस जो है डालेगी, चाहे वो 498 के हों, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों या मेंटेनेंस के। उनका टारगेट क्या होता है कि इतने केस कर दो और इतने आरोप लगा दो कि ये लोग हैरान परेशान होकर राजीनामा कर ले, और इनको एक बेटर सपोर्ट भी रहता है व्यवस्थाओं का। भाई कोर्ट जाएंगी तो उनको जिसका सपोर्ट रहता है कि भाई ठीक है महिला है, वो झूठ क्यों बोलेगी, एक सपोर्ट तो रहता ही है। और इसके अलावा थाने जाएंगी तो इमोशनल सपोर्ट रहता है कि भाई महिला है, वो झूठ क्यों बोलेगी, और तुमने जो है इसको मारा पीटा होगा या घर से बाहर निकाल दिया होगा, जबकि वो कर ड्रामा रही है। इसके अलावा उसके पेरेंट्स हैं, जो उसका पूरा कुटुंब कबीला है, वो उसके साथ खड़ा होकर आपको जो है वो हैरान परेशान करेगा। और इस स्टेज पर आपके घर वाले जो है खिलाफ हो जाएंगे आपके कि भाई तेरे कारण हम लोग मरे, या जो अन्य घर वाले वो भी जो है आपको कोसेंगे कि ये लड़की आपकी ज़िंदगी में आई जिस कारण हमारी लाइफ भी इसे ख़राब कर दी। अब आप हो गए मेंटली डिप्रेस, की करें क्या, कैसे बचें। तो आप जाओगे एडवोकेट के पास में कि साहब मैं क्या करूँ, तो एडवोकेट कहेगा भाई आप सेक्शन 9 डाल दो और साथ आने का दावा करो। उसका भाई फ़ायदा क्या होगा कि भाई अगर दावा करेंगे तो कोर्ट को दिखेगा आप बोनाफाइड हो, और लड़की नहीं आती है तो वहाँ पर खर्चा हम कम करा पाएंगे, खर्चा हम बंद करा देंगे, जबकि ये थ्योरी गलत है। आपको जल्दबाजी करते हुए कोई भी अटैक नहीं करना है इंसेप्शंस के ऊपर। जब भी हम स्कूल जाते हैं या जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशंस के बगैर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके रिजल्ट ऑप्टिमम नहीं होंगे। प्रिपरेशन कैसी कि अगर झगड़ा हस्बैंड वाइफ में है और वाइफ पीयर जाके बैठी है, बट आपको ऐसे एविडेंस है कि आपने इसको जो है अच्छा रखा, आपने कोई मारपीट नहीं करी, आपने उसको घुमाया, उसके कोई मैसेजेस हैं, कोई चिट्ठी लिखी हुई है, कोई व्हाट्सएप चैट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कम से कम उन्हें संकलित कर लीजिए और उनकी एक प्रॉपर इन्वेंट्री जो है रेडी कीजिए। नंबर 2, एक प्रॉपर जो है ब्रीफ रेडी कीजिए, ताकि जब भी मुसीबत आएगी और वो अटैक शुरू करेगी तो ये डॉक्यूमेंटेशन और ये ब्रीफ जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उस समय हम लोग क्या होमवर्क करने बैठते हैं, टाइम काफ़ी बीत जाता है, और भूल के भी आपको नोटिस पहले सर्व नहीं करना है, आप रुक जाइए।
नोटिस सर्व करना है हमें केवल और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। पर इन रूटीन जब वो पीयर जाके बैठी है, संभावना है राजीनामा होने की, संभावना ये भी है कि घर बच सकता है, तो वहाँ पर रुक जाइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी ये तय कर लेते हैं कि म्यूचुअली जो है हमें अलग होना है, और वहाँ पर बिना कोई आरोप लगाए मतलब वो इस प्रोसीडिंग को आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा टाइम भी बचा, हमारी एनर्जी बची। पर संभावना आपको लगती है कि नहीं भाई वो कुछ हमला कर सकती है, या वो हमला कर नहीं रही है, वो शांति से बैठी है, या भविष्य में हमला कर सकती है, तो वहाँ पर आप अपने एविडेंस इकट्ठी करके रखो। जैसे वो अटैक शुरू करती है तो एविडेंस जो है आपकी काफ़ी काम आने वाली है। और उसके बाद जो है आपको अटैक शुरू करना है। उससे पहले आप करोगे तो आपके जो इंटीग्रिटी है या आपका जो करेक्टरिस्टिक है उस पर क्वेश्चन खड़े किए जाएंगे कि लड़का डेलिब्रेट था, जानबूझ के जो है पहले कार्रवाई कर दी ताकि अपना जो है एक डिफेंस तैयार कर सके या इम्यूनिटी जो है रेडी कर सके, उसको हमला पहले करने दो, फिर उसका एक प्रॉपर जवाब लिखो। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब वो हमला करेगी या रिपोर्ट लिखवाएगी तो सारे फैक्ट जो है सामने होंगे। कई बार ऐसी गलतियाँ ऐसी हो रहती हैं कि जब ये रिपोर्ट लिखाती है तो उसमें कोर्ट जो है काउंसलिंग कराता है या कंसर्न थाना जो है काउंसलिंग कराता है, तो कई बार ये पॉसिबिलिटी रहती है कि अलग अलग प्रोसीडिंग में इनके बयान जो है अलग अलग हो जाए, या अलग अलग ये वर्कआउट जो है जब प्रोसीडिंग्स में करती है तो वहाँ पर जब इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या इनसे विरोधाभास को लेकर या जो कॉन्ट्रडिक्शन है उनको लेकर जेरा होती है सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में, तो वहाँ पर ये शक पका जाती है, इजीली केस को जो है स्टैंड नहीं कर पाती है। और इसके अलावा अगर केस आपका डोमेस्टिक वायलेंस का है या 498 का है या 125 CRPC का है तो उसके आपस के बयान भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं यह तय करवाने के लिए कि लड़की कितना जो है झूठ बोल रही है और कितना उसने गेम को जो है मैनिपुलेट किया है। तो कुल मिला के हमें 3 बातें जो है हमेशा फॉलो करनी है। हमें पहले अटैक नहीं करना है, पहले उसके अटैक का वेट करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे वो अटैक करे फिर अपनी जो तैयारी है उसके अनुसार में आप वर्कआउट शुरू करो एज पर लॉ। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसके बयान अलग अलग हैं अलग अलग जगहों पर, इसको अपने को पॉइंट आउट करना है और सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। डेफिनेटली हमको जो है फायदा मिलेगा और डेफिनेटली चीज़ों को समझने में और उसको वर्कआउट करने में जो है आसानी मिलेगी। तो साथियों, सुझाव मेरा है, अब फैसला आपका है। साथियों, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा, इससे आपको लेकर इंटाइटल किया और ये सिखाया कि हम डिफेंड कैसे करें इस तरह के मामलों में, और इस तरह के मामलों में हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।